गुड मॉर्निंग बच्चों, वंस अगेन स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दैट इज द फिजिक्स स्टार गैलेक्सी। बच्चों, पिछली क्लास में हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कॉन्सेप्ट आपने पिछली क्लास में सीखा था। वहां से आप लोगों ने करंट का एक्सप्रेशन निकाला था जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में आया था, दैट वाज I इक्वल टू NEAVD। देखिए, अभी हमने कल क्या किया था वो जस्ट मैं एक रिवाइज करवा रहा हूँ, उसके बाद आगे की आज की क्लास आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो पहला एक्सप्रेशन हमने देखा था करंट इक्वल टू I इक्वल टू NEAVD, यानी करंट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी टर्म इन्वॉल्व इन करंट एक्सप्रेशन। उसके बाद हमने फर्दर एनालिसिस करी थी, तो हमने बोला था कि देखिए एक टर्म आता है मीन फ्री पाथ, एक टर्म आता है रिलैक्सेशन टाइम। क्या है ये चीज हमने समझी थी। वहां से हमने ओम्स लॉ डिड्यूस किया था, ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन निकाला था, जहां से हमारा आया था V इक्वल टू IR। आफ्टर दैट हमने जब हम ये डिड्यूस कर रहे थे ओम्स लॉ, हमने देखा था रेजिस्टेंस का एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ रहा था। अगर किसी को याद है तो कमेंट में भेजिए। R इक्वल टू क्या आया था 2ml बाई डॉट डॉट डॉट, कमेंट में जल्दी से भेजिए। चलिए आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। आइए समझिए सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप लोग जानते हैं व्हाट इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। आइए देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन नंबर 1 आप ये देखने जा रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। नंबर 2 आप लोग जो देखने जा रहे हैं दैट इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन मींस जब आप रजिस्टर को सीरीज में लगाते हैं। आइए देखिए, दिस इज लेट अस सपोज माय फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड दिस इज माय सेकंड रेजिस्टेंस। इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट अस सपोज R1, इसके रेजिस्टेंस की वैल्यू लेट अस सपोज R2। अब अगर इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो थ्रू आउट इससे करंट कितना फ्लो होने जा रहा है, जितना इन उतना आउट, यानी करंट आपका सेम होने जा रहा है। अगर आपने इसके अक्रॉस अगर क्या लगाया है, बैटरी लगाई है, यानी एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, लेट अस सपोज हमने बोल दिया V और इधर 0, तो आपको पता है क्या ये नेट वोल्टेज V माइनस 0 जो वोल्टेज डिफरेंस है, इसका कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा, कुछ वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका करंट तो थ्रू आउट सेम होता है बट पोटेंशियल आपका डिफरेंट होता है। आइए नंबर 1 यहां से देखिए क्या मिला, करंट सेम थ्रू आउट, करंट इज सेम थ्रू आउट, पहली बात। दूसरी बात आपका क्या, करंट इज सेम थ्रू आउट। दूसरी बात जो आपका नेट वोल्टेज डिफरेंस है दैट इज द नेट पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपका डिवाइड होने जा रहा है V1 प्लस V2। मींस टोटल V है तो कुछ यहां ड्रॉप होगा, कुछ यहां, दैट इज V1 प्लस V2। तो आप लोग जानते हैं क्या V इक्वल टू IR। अब ये R क्या है, R इक्विवेलेंट। अब ये R इक्विवेलेंट का मतलब क्या है थोड़ा सा समझिए। आपने 2 रजिस्टर लगाए हैं, अब आप लोग चाहते हैं कि मैं इसको सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दूं। मैं इस सिस्टम को सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना चाह रहा हूं ताकि करंट में कोई चेंज ना आए। मींस ये 2 रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को मैं सिंगल एक बड़ा नया रेजिस्टेंस दे रहा हूं जिसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है। अगेन जिसमें करंट अगेन यहां आई था तो यहां भी आई रहना चाहिए। तो ये जो नेट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है उसको हम R इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब हम ऐसा करते क्यों हैं थोड़ा सा समझिए। देखिए यहाँ पे तो मैंने 2 दिखाए, जब यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे उल्टे सीधे होते हैं, गुच्छा होता है आपके रजिस्टर्स का, वो सारे रजिस्टर को अगर मैं रिप्लेस करना चाहूँ सिंगल रजिस्टर से तो उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, उसी को बोला जाता है R इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे मैं इन 2 को एक सिंगल से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ R इक्विवेलेंट। तो मैंने बोला तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू I R इक्विवेलेंट इक्वल टू V1 कितना, इससे करंट I1 जा रहा है दैट इज द I1 इंटू नॉट I1, I तो सेम है, I इंटू R1, इससे कितना जा रहा है I इंटू R2, क्योंकि करंट तो
सेम है। तो यहाँ से आई 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 आपका क्या हुआ, कैंसिल आउट हुआ। आई 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 आपका कैंसिल आउट हुआ। तो क्या निकल के आया, आपका निकल के आया आर इक्वलेंट इक्वल्स टू R1 प्लस R2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन। देखिए ये वैसे तो जितना मैं समझता हूँ ये सब लोगों को पता है, सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर दीजिए, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके ऐड कर दीजिए। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक इसी से रिलेटेड है, अगर ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट का टॉपिक समझ में नहीं आने जा रहे हैं, इसलिए आज का पहला टॉपिक ही हमने ये उठाया है। तो अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई तो आइए बढ़ते हैं किसकी तरफ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ। दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आइए सेकंड केस पढ़ लें पैरेलल कॉम्बिनेशन का। आइए समझिए चीजों को। आपके पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दो रजिस्टर लेट अस सपोज कुछ ऐसे पैरेलली कनेक्टेड हैं। दिस इज द सेकंड रजिस्टर, दिस इज द सेकंड रजिस्टर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से करंट जितनी आई, यहाँ से करंट आई, समझिए आई करंट आई, तो यहाँ से करंट डिवाइड हो गई, कुछ यहाँ चले गई कुछ यहाँ। लेट अस सपोज इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। अब ये रेजिस्टेंस होता क्या है इसकी डिटेल में बात करेंगे, अभी तो बस ऐसे समझिए। आई ब्रेक डाउन हो रहा है दो हिस्सों में, दैट इज द I1 एंड I2। ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया नेट करंट, तो यहाँ से I1 गया तो यहाँ से I1 निकलेगा, यहाँ से I2, तो वापस जो लास्ट में फिर आउट होगा वो अगेन I होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे यानी करंट आपका क्या हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है, डिफरेंट हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल इस केस में क्या रहता है, सेम रहता है, पोटेंशियल इज सेम। तो आपको करना क्या है, इसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है, यानी इन दोनों रेजिस्टेंस को आपको किसमें, एक सिंगल रेजिस्टेंस में बदलना है, जिसका नाम आप लोगों ने दे दिया आर इक्विवेलेंट, जिसका नाम आप लोगों ने दे दिया आर इक्विवेलेंट। आइए समझिए, पहला यहां से कंक्लूजन क्या निकला, वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम थ्रू आउट, मतलब V बराबर V1 बराबर V2। वैसे यहाँ क्या था, करंट इज सेम थ्रू आउट, इसका मतलब क्या है, I बराबर I1 प्लस, सॉरी सेम है तो इक्वल्स टू I1 इक्वल्स टू I2, इसीलिए हमने I कैंसिल कर दिए थे। आइए यहाँ पे V बराबर, तो लेकिन जो आपका नेट करंट है वो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, I1 प्लस I2, तो हम ये लिख सकते हैं I1 प्लस I2 हम लिख सकते हैं। तो अब आपको पता है I क्या होता है, ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, V इक्वल्स टू IR, तो I क्या होता है V अपॉन R, तो I क्या है, यानी V अपॉन R इक्विवेलेंट जो हम निकालना चाह रहे हैं। I1 क्या है, V1 बाई R1। अब I2 क्या है, V2 बाई R2। अब मैं बोल V2 रहा हूँ, लिख V रहा हूँ, क्योंकि V2 बराबर भी V है, V1 बराबर भी V है, इसलिए मैं डायरेक्टली लिख लिया। तो यहाँ से आपका V कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस प्रकार जो आपका एक्सप्रेशन आ चुका है पैरेलल के केस में। तो अगर आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो R इक्विवेलेंट क्या आता है आपका, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। दिस इज द एक्सप्रेशन। ये तो मैंने केवल दो के साथ समझाया, अगर ऐसे 3 4 लगे रहते तो आपको लेट्स सपोज 4 लगे रहते, क्या करते, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 एंड सो ऑन। इतनी बात समझ में आ रही है, श्योर। चलिए देखिए, ये तो सिंपल सा मल्टीपल जितने रेजिस्टेंस निकले, अगर दो निकले हैं तो आपको पता है 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसे सिंप्लीफाई अगर मैं करूं, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, इसको तो क्या निकल के आ जाएगा मेरा, और R इक्विवेलेंट क्या निकल के आ जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 निकल के आएगा या नहीं।
एलसीएम तो ले पाते हैं ना, यहाँ पे इसको सॉल्व तो कर लेंगे। तो जब भी 2 वाला केस हो तो डायरेक्टली उन 2 को मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड में ऐड कर दीजिए। इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने इसको फर्दर सॉल्व करके दिखाया। बात समझ आ रही है? दिस वॉज ऑल अबाउट सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब थोड़ा सा रेजिस्टेंस की हम बात करें तो रेजिस्टेंस के बारे में सुन लीजिए। रेजिस्टेंस आपका कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस का अगर हिंदी में हम मतलब देखें, रेजिस्टेंस मतलब होता है क्या? रुकावट। तो अगर कहीं करंट फ्लो हो रहा है, उसमें कोई रुकावट पैदा कर रहा है, यानी उसमें कोई रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है, कोई रुकावट पैदा कर रहा है, तो रेजिस्टेंस सिंपली एक रुकावट है। तो एवरी कंडक्टर, एवरी वायर, एवरी मटेरियल हैज रेजिस्टेंस। किसी में रुकावट कम है, किसी में ज्यादा है, लेकिन सब में रेजिस्टेंस है। ऐसा कोई भी मटेरियल नहीं है जिसमें रुकावट ना हो, रेजिस्टेंस 0 हो। बात समझ आ रही है? अगर मैं एक एल्युमिनियम के वायर कट करके लाता हूं आपके सामने, इसका भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। अब ये वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, तो हम उसको एक्चुअल में कैसे दिखा देते हैं? ये हमारे पास वायर है, इसमें बीच में हिला के दिखा देते हैं कि इसका रेजिस्टेंस इतना है, ऐसे जिगजैग बना देते हैं। अब आप सोचते हैं कोई डिवाइस लगा दी, बात समझ आ रही है? कोई डिवाइस लगा दी रेजिस्टेंस, तो जरूरी नहीं है। ये वायर जो थी, जो अभी मैं वायर लेके आया, एल्युमिनियम का टुकड़ा लेके आया, इसका लेट सपोज रेजिस्टेंस आया 1 ओम, तो मैं इसको सिंपली कैसे दिखा सकता हूँ? एक लाइन जिगजैग जिगजैग 1 ओम। अब रियल में आपने देखा कि वहां कोई जिगजैग जिगजैग डिवाइस थी? कोई नहीं थी। तो हर मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस होता है, उसको दिखाने का तरीका जिगजैग है। अब देखिए रेजिस्टेंस होता क्या, आपको समझ में आ गया। कभी कभी सर्किट्स में, काफी डिवाइसेस में हम चाहते हैं करंट कम जाए। अगर करंट ज्यादा जाएगा तो आपका सर्किट क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो सकता है, फूक सकता है। तो ऐसी कंडीशन में करंट कम भेजें, इसके लिए आप क्या करते हैं? रास्ते में रुकावट लगा देते हैं, रजिस्टर लगा देते हैं। अब रजिस्टर, वैरायटी ऑफ रजिस्टर होते हैं। अब आपको ज्यादा करंट जो ज्यादा जा रहा था उसे काफी कम करना है, तो ऐसे वायर वाला रजिस्टेंस लाइए और वहां पे फिट कर दीजिए, तो आपका करंट काफी कम हो जाएगा। अब वो अगेन वो एक प्रकार की वायर ही है। अब जैसे तुम्हें ज्यादा रेजिस्टेंस कम करना है, वो एक दूसरा मटेरियल है जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है, आपने वो यहाँ पे लगाया, जिगजैग जिगजैग जिगजैग। बात समझ में आ रही है? मैं सिर्फ इतना सा बोलना चाह रहा हूँ, ये रेजिस्टेंस कोई अलग से कोई डिवाइस नहीं है। क्या है? सिंपल हर मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसलिए हम कोई वायर लाते हैं। अब आपने रजिस्टर मार्केट में देखे होंगे, या आपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खोले होंगे, या मोबाइल खोला होगा, उसमें रजिस्टर आपको दिखाई देता होगा, कलर बैंड लगे रहते हैं, कलर बैंड कलर बैंड कलर बैंड, ऐसा। समझ में आ रही है? कलर कोडिंग और रजिस्टर बोला जाता है उन्हें। अब ये असल में क्या है? ये रजिस्टर आपको समझाने के लिए, कलर कोडिंग, ताकि आप देखते ही इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि इस रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, रुकावट कितनी पैदा करने वाला है। क्या आपको लगता है कि वो कलर करने से क्या वो इतनी ज्यादा रुकावट पैदा कर रहा है? बिल्कुल नहीं। उसके अंदर जो वायर है उसकी प्रॉपर्टी है कि वो इतना रेजिस्टेंस करेगा। वो जो कलर कोडिंग की है, वो जो मटेरियल लगाया हुआ है, वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। अदरवाइज रेजिस्टेंस तो उसके भी अंदर जो वायर जा रही है छोटी सी, बात समझ आ रही है? तो आइए बच्चों, थोड़ा रेजिस्टेंस पे चर्चा कर लेते हैं। आइए, रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। रेजिस्टेंस मीन्स रुकावट, ऑलरेडी बता चुका हूं, जिसकी यूनिट क्या होती है? ओम होती है। आइए समझिए, रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हम लोगों ने क्या देखा था? रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखा था क्या? 2ml by n² टाउ इंटू ए। ये एक्सप्रेशन देखा था हमने रेजिस्टेंस का। अब यहां से इस एक्सप्रेशन को देख के बताइए कि आपके किसी स्पेसिमेन का या कोई वायर का टुकड़ा दे दिया, यानी उसका रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है? नंबर 1, उसकी लंबाई। वायर लंबी है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, कम व्हाटएवर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी एल और ए क्या है? यानी उसके डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, लंबा चौड़ा मोटा, यानी उसकी डायमेंशंस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अगर ये मेरी एल्युमिनियम वायर है, मैं ऐसी ही एक दूसरी वायर ले आया, लेट अस सपोज ये डबल डायमीटर की है, मींस मोटी है, तो दोनों की लंबाई बराबर है लेकिन दोनों का रेजिस्टेंस अलग होगा, क्योंकि ये मोटा है मींस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसकी डिफरेंट है। बात समझ में आ रही है? तो यानी आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है डायमेंशंस पे, डायमेंशंस ऑफ द स्पेसिमेन या मटेरियल्स की आप बात कर रहे हैं। नंबर 2, आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है m/n/e² टाउ पे भी। एक बात बताइए, टाउ क्या है? किसी मटेरियल
एंड एट ए गिवन टेम्परेचर फिक्स होता है। यानी मटेरियल जैसे चेंज करेंगे आपका टाउ चेंज हो जाएगा। यानी टाउ क्या है, एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। एंड नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, एल्यूमिनियम में एन, एल्यूमिनियम का 1 ग्राम लीजिए, उसमें एन कुछ और होगा। आप कॉपर लीजिए, उसमें कुछ और होगा। क्यों? क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो डिफरेंट मटेरियल के डिफरेंट, यानी ये भी मटेरियल डिपेंडेंट है, ये भी मटेरियल डिपेंडेंट है। मास, कौन सा मटेरियल उठा रहे हैं तो उसका मास उसके अकॉर्डिंग होगा, यानी ये भी मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो ध्यान से देखिए, आगे वाले टर्म जो है ये मटेरियल डिपेंडेंट है, और एल और ए क्या है आपका, ये डायमेंशन। तो रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन, रेजिस्टेंस किसका फंक्शन है? आइए देखिए, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। आइए इस एक्सप्रेशन को मैं, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, डॉट एल, बात समझ में आ रही है, डॉट एल ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, बात एक ही है। चलिए आइए समझिए, ये जो आगे वाला टर्म है ये मटेरियल डिपेंडेंट, पीछे वाला जो टर्म है ये डायमेंशन डिपेंडेंट। तो बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज अ फंक्शन ऑफ किसका, मटेरियल पे डिपेंड करता है, मटेरियल। एंड दूसरा किस पे डिपेंड करता है, डायमेंशंस ऑफ द स्पेसिमेन, डायमेंशंस। इन दो पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अब ध्यान से बात सुनने का, लेट अस सपोज मेरे पास एल्यूमिनियम वायर है, लेट अस सपोज इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं 5 ओम है। अब मेरे से गलती से इसका थोड़ा सा हिस्सा टूट गया, अब मैं जानना चाह रहा हूँ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो पहले से चेंज हो चुका होगा क्योंकि इसकी लंबाई कम हो चुकी है। अब गलती से मैं इसे बीच से कट कर देता हूँ या जानबूझ के कट कर देता हूँ, फिर इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। और गलती से अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन से बहुत सारे रजिस्टर मंगा रहा हूँ अपनी किसी कंपनी में लगवाने के लिए, तो क्या होगा, रास्ते में अगर वो डैमेज हो गए, उनकी मोटाई, उनकी लंबाई में कुछ डिफरेंस आ सकता है उसके डायमेंशन में, तो अगेन रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, ये हमारे लिए काफी मुश्किल पड़ता है, समझ रहे हो, क्योंकि वेरी हो जा रहा है आपके रास्ते में। तो हम क्या करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं जो आपकी कांस्टेंट रहती है, यानी जो आपके डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है। तो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करती है तो डायमेंशन वाले टर्म मुझे हटाने पड़ेंगे। तो इस आगे वाले टर्म को एक नया नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी, इसको एक नया नाम दिया जाता है रेजिस्टिविटी, रो। तो क्या हो गया आपका एक्सप्रेशन, आर इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहां पे वेयर आपका क्या है, रो क्या है, ये 2m बाय एन ई स्क्वायर टाउ। अब समझने की बात ये है, अब देखिए उस समय रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा था, वेरी हो जा रहा था डायमेंशंस के साथ। अब आपने एक नया टर्म डिफाइन कर दिया रेजिस्टिविटी। अब देखिए आप इसको ट्रांसपोर्टेशन से मंगवाइए, कैसे मंगवाइए, अगर ये टूट जाता है, इसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसका ये चेंज नहीं होने वाला रो। क्यों? क्योंकि रोड किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल मैं एल्यूमिनियम का मैंने ऑर्डर किया तो घूम फिर के घर में एल्यूमिनियम ही पहुंचेगा ना, मटेरियल तो चेंज नहीं होगा। हो सकता है छोटा बड़ा लंबाई टूट जाए लेकिन रो तो कांस्टेंट रहेगा ना, रेजिस्टिविटी तो कांस्टेंट रहेगी। तो इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की, इसीलिए इसको मैंने एक नया नाम दिया रेजिस्टिविटी। क्यों दिया, आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी। आप लोगों ने किताब में देखा होगा आपका कॉपर की रेजिस्टिविटी इतनी दिए रहता है, एल्युमिनियम की इतनी, गोल्ड की इतनी, सिल्वर की इतनी, प्लैटिनम की इतनी। कभी आपने देखा कि रेजिस्टेंस दिया है कॉपर का इतना, एल्युमिनियम का इतना, कॉपर का रेजिस्टेंस इतना, क्या मतलब है, लंबाई अगर मैं वायर की कॉपर की बढ़ा दी तो कुछ और रेजिस्टेंस आएगा, एल्युमिनियम का इतना, कोई मतलब नहीं बनता है। एल्युमिनियम की वायर की लंबाई मैंने 1 किलोमीटर बढ़ा दी तो कुछ और रेजिस्टेंस आएगा। तो किताबों में इसीलिए आपको केवल रेजिस्टिविटी दी जाती है डिफरेंट मटेरियल की। पूरी कहानी समझ में आई या नहीं, आ गई, बहुत अच्छी बात है। तो आइए रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, तो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट होती है OHM। दिस इज द यूनिट, और इसको सिंबल में ओम ऐसे दिखाया जाता है। क्या होती है, रुकावट होती है, ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल एंड डायमेंशंस पे डिपेंड करता है, किसी भी बॉडी का, किसी भी स्पेसिमेन का। अब इसको हम आर को ये भी लिख सकते हैं, ये सब लोगों को ये फॉर्मूला रटा होता है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं
क्या रेजिस्टेंस तो समझ में आ गया आपको, किस किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल एंड डायमेंशंस पे। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, आपकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल मटेरियल मटेरियल, सारे मटेरियल प्रॉपर्टी हैं। तो रेजिस्टिविटी इज ए फंक्शन ऑफ, रेजिस्टिविटी इज ए फंक्शन ऑफ मटेरियल ओनली, मटेरियल मटेरियल ओनली। इसी का एडवांटेज हम लेते हैं क्योंकि ये चेंज होने वाली नहीं है। अब बात करते हैं इसकी यूनिट की, हमने बात करी, अब बात कर लेते हैं इसकी यूनिट की भी। तो इसकी यूनिट क्या होने जा रही है, रेजिस्टिविटी। बता दीजिए इसकी यूनिट क्या, यहीं से बता दिया, यहीं से देख लीजिए। रेजिस्टिविटी क्या निकल के आ जाएगा, R इंटू ए बाई एल, यही तो आएगा। आइए यहाँ पे देखिए, आपका रेजिस्टिविटी क्या आ गया, R इंटू ए बाई एल, यही हो गया आपका एक्सप्रेशन रेजिस्टिविटी का। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट रेजिस्टेंस की होती है ओम, एरिया बाई लेंथ, मीटर स्क्वायर बाई मीटर, यानी मीटर, क्या हो गया ओम मीटर। दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही एक टर्म निकल के आता है क्या, कंडक्टेंस। सिमिलरली एक टर्म निकल के आता है क्या, कंडक्टिविटी। क्या मतलब है, आइए जल्दी से मैं बताता हूँ टेबुलर फॉर्म में। आइए, सबसे पहले आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, सबसे आप पहले आपने पढ़ा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की बात करी तो रेजिस्टेंस क्या होता है आपको पता है, रेजिस्टेंस होता है R रो L अपॉन A, यही होता है। इसकी यूनिट की बात आप लोग कर चुके हैं, क्या होती है यूनिट, ओम। सिमिलरली एक टर्म आता है कंडक्टेंस, एक टर्म आता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसको अलग अलग सिंबल से दिखाया जाता है, मैं यहाँ पे के यूज कर रहा हूँ, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसकी यूनिट क्या होने जा रही है, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है यूनिट बता दो, तो ओम की यूनिट क्या होगी, महो। ओम रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, OHM, OHM का उल्टा क्या हो जाएगा, MHO। उल्टा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि R नीचे है, तो महो MHO। और किस नाम से दिखाया जाता है इसको, और उल्टा ओम दिखा दिया जाता है, मींस कैसे दिखा दिया जाता है, ऐसे करके। तो ये दो टर्म, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, कंडक्टेंस। सिमिलरली एक टर्म आता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जिसको आप लोग किसके दिखाते हैं, रो से दिखाते हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है, ऊपर एक्सप्रेशन है RA/L। तो यूनिट क्या होती है इसकी, ऊपर लिखी हुई है, जल्दी से कॉपी करके बता दो, ओम इंटू मीटर। सिमिलरली रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, रेजिस्टिविटी के रेसिप्रोकल को क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी CONDU, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को आप किससे डिफाइन करते हैं, कापा से। कोई स्टैंडर्ड ऐसा कुछ नहीं है, आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर लीजिए। चलिए आप सिंबल जो मन हो दे देना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो कंडक्टिविटी क्या है, 1/रो को आप बोलते हैं कंडक्टिविटी। बात समझ में आ रही है। तो ये कंडक्टिविटी की जो मैं बात कर रहा हूँ आपकी, दिस इज द कंडक्टिविटी। यूनिट क्या होगी, ठीक इसका रेसिप्रोकल है तो यूनिट भी उल्टी हो जाएगी। ओम का क्या हो जाएगा, महो, मीटर का क्या हो जाएगा, 1/मीटर। महो बाई मीटर हो जाएगा, महो बाई मीटर। बात समझ में आई या नहीं। महो को आप सिंबल के फॉर्म में लिखें तो आपको पता है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, और महो, महो मतलब ये क्या है, महो मीटर -1। बात समझ में आ रही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सारा यूनिट आपके डायमेंशंस पे आपके सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आपको ये टेबल पता होनी चाहिए। आपको क्या, ये टेबल पता होनी चाहिए। इज इट क्लियर। ये टेबुलर फॉर्म में आप लोगों को ये सारी बातें बता दी गई हैं। क्या क्या टर्म बताए हैं, कुछ नहीं, एक बताया था रेजिस्टेंस, एक बताया था आपको कंडक्टेंस, एक बताया है रेजिस्टिविटी,
एक पता है आपको रेजिस्टिविटी, एक पता है आपको कंडक्टिविटी। दैट्स ऑल। ये चार के चार टर्म आप लोगों को मालूम रहने चाहिए। इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है तो हम थोड़ा सा फर्दर स्टडी करने जा रहे हैं रिलेटेड टू रेजिस्टेंस। बड़े बच्चों यहाँ पे एक टर्म आ रहा है दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। अभी रिलैक्सेशन टाइम टाउ, इसका मतलब क्या है? वैसे तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन कर चुका हूँ व्हाट इज टाउ, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए डेफिनेशन यहाँ पे दोबारा लिखी है। रिलैक्सेशन टाइम टाउ इट्स एन एवरेज टाइम दैट हैज elapsed since each electron suffered its last collision with the ion and atom of the conductor। इतनी बात समझ में आ रही है? ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो इसका वैल्यू का, इसका जो मैग्नीट्यूड का जो ऑर्डर होता है, मैं जो टाइम की हम बात कर रहे हैं, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -14 सेकेंड। क्या आप समझ पा रहे हैं? 10 की पावर -14, वो भी सेकेंड। हाउ मच स्मॉल वी आर टॉकिंग ऑफ। बात समझ आ रही है? इतना कम इसका मैग्नीट्यूड। और दूसरी बात एक नोट करने की चीज ये है कि आपकी जो कंडक्टिविटी होती है, जिसकी यूनिट महो है, इसको साइमन के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने रेड कलर से आपको हाईलाइट कर दिया है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होने जा रहा है आपके कंडक्टर्स में, आपके सेमीकंडक्टर्स में, आपके इलेक्ट्रोलाइट में। आइए देखते हैं क्या है हेडिंग आपकी। हेडिंग डाल दीजिए इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किसमें, ऑन किसमें। आइए ऑन की हम बात कर रहे हैं, किस किस में हम बात कर रहे हैं, ऑन नंबर 1 हम बात करने जा रहे हैं किसमें, आपके कंडक्टर्स यानी आपके मेटल्स की बात कर रहे हैं। कंडक्टर्स, आपके कंडक्टर्स बोल दीजिए, मेटल्स भी बोल सकते हैं आप। दूसरा हम देखने जा रहे हैं किसमें, दूसरा हम देखने जा रहे हैं आपके सेमीकंडक्टर्स में, सेमीकंडक्टर्स में। तीसरा हम देखने जा रहे हैं किसमें, तीसरा इलेक्ट्रोलाइट में, इलेक्ट्रोलाइट। आइए समझते हैं एक एक करके। कंडक्टर्स और मेटल्स की हम बात कर रहे हैं। आइए, अगर आपने ये समझने से पहले आपको रिलेशन पता है किस किस का, आइए यहाँ पे लिख रहा हूं, रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है आप लोगों को पता है, क्या होता है 2mL/Ne² टाउ ए। यहां से अगर हम रेजिस्टिविटी का अगर हम रिलेशन निकाल, तो बच्चों जो आपकी रेजिस्टिविटी आती है दैट इज रो इक्वल्स टू Tm/Ne² टाउ। आइए समझिए। अब बात करते हैं कंडक्टर्स की। कंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, कंडक्टर्स में आपको पता है फ्री चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ही आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी VRMS दैट इज द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी उनकी इंक्रीज हो जाती है, तो जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगते हैं, जिससे कि उनका रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाता है। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होता है, रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो ये बात बताने की जरूरत नहीं है कि रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, R=ρL/A, यानी रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा रेजिस्टिविटी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। तो इस प्रकार कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ने वाला है, यानी रुकावट बढ़ने वाली है, यानी फ्लो ऑफ करंट डिक्रीज होने वाला है। दिस वॉज ऑल अबाउट कंडक्टर्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट दैट इज द सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप सेमीकंडक्टर्स में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो होता क्या है, नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर्स ऑन दैट मटेरियल वो क्या होते हैं, काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगते हैं। बिकॉज जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो कोवेलेंट बॉन्ड वहां होता है वो स्टार्ट्स ब्रेकिंग। तो इस कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो काफी
लार्ज नंबर ऑफ एन इंक्रीज हो जाते हैं। एन क्या है? फ्री चार्ज कैरियर। तो काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, इसलिए मैं काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको डबल एरो से दिखा रहा हूं। अब काफी ज्यादा आपके क्या है? फ्री चार्ज कैरियर्स, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हुआ, काफी ज्यादा फ्री चार्ज कैरियर्स और जल्दी जल्दी कोलाइड करने लगे। दैट मीन्स उनका रिलैक्सेशन टाइम भी कम हुआ। अब बात करते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ, रिलैक्सेशन टाइम कम हुआ तो रेजिस्टिविटी बढ़ी। अब एन भी काफी बड़ा, एन जो है ये है एन, ये काफी बड़ा। देखिए ये घटा, यहां समझिए, यहां पे समझिए, इसमें आपका टाउ घटा, एन बढ़ा, टाउ कम हुआ और एन आपका बढ़ा। लेकिन एन आपका काफी ज्यादा बढ़ा, तो एन काफी ज्यादा बढ़ा तो रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी? रेजिस्टिविटी क्या होगी आपकी? नीचे वाला टर्म काफी बढ़ेगा तो टोटल टर्म क्या आएगा? घटेगा। इस प्रकार आपकी सिस्टम की रेजिस्टिविटी घट चुकी है और ये बात बताने की जरूरत नहीं है। अगर रेजिस्टिविटी कम होती है तो रेजिस्टेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, रिलैक्सेशन टाइम घट रहा है और एन बढ़ रहा है, लेकिन ये काफी ज्यादा रेट से बढ़ रहा है, इसलिए ओवरऑल रेजिस्टिविटी आपकी घट रही है। वही सब आपको दिखाया गया है। बात समझ में आ रही है? चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं, इट इज डोमिनेटिंग। ये यहाँ पे डोमिनेटिंग है, इट इज डोमिनेटिंग। आइए समझिए, तो सेमीकंडक्टर्स में क्या हो रहा है? टेम्परेचर अगर आप लोगों ने बढ़ाया, सेमीकंडक्टर्स का टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका रेजिस्टेंस क्या होने जा रहा है? उसका रेजिस्टेंस आपका कम होने जा रहा है। आपने देखा भी होगा सेमीकंडक्टर्स में, आप जब वोल्टेज सबसे ज्यादा, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, जब बैक करंट, ये सारी बातें सेमीकंडक्टर में आपने पढ़ी होंगी, डिटेल में हम लोग भी पढ़ेंगे। तो जितना ज्यादा आप यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हैं उतना ज्यादा करंट का अमाउंट बढ़ता है। करंट का अमाउंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि रेजिस्टेंस घटता है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स की। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? आपके सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन, लेट अस सपोज कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन CuSO4, तो किसमें ब्रेक डाउन होता है आपका? Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो ये जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, तो कोई भी सॉल्यूशन है उसकी डेफिनेटली कुछ विस्कोसिटी होगी। तो जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है? विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इसकी क्या होती है? कम होती है। तो जो वहां फ्री चार्ज कैरियर्स थे, क्या थे? Cu2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव, वो दे आर फ्री टू मूव। मींस पहले उनको जो एनर्जी लगानी पड़ रही थी अगेंस्ट द विस्कोसिटी, अब वो काफी कम है, अब वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। दैट मीन्स उनका रेजिस्टेंस कम हो चुका है, उनका रेजिस्टेंस यानी रुकावट पहले की तुलना में कम हो चुकी है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? क्लियर है? श्योर। तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला, कंडक्टर्स में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटता है। बात समझ में आ गई? दिस वाज द कंक्लूजन। छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों के इवन CBSE बोर्ड में भी पूछ ले जाते हैं, बाकी एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं, तो इतना आपको आना चाहिए। बच्चों कभी आपसे अगर एलॉयज के बारे में पूछ लिया जाए कि एलॉयज का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या इफेक्ट आएगा उसके रेजिस्टेंस, उसकी रेजिस्टिविटी में, तो माय डियर फ्रेंड, एलॉय भी एक प्रकार का क्या है? मेटल है। तो जो आपने थ्योरी यहाँ पढ़ी सेम आप वहां भी बोल सकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज, वहां यहाँ रेजिस्टेंस आपका काफी इंक्रीज होता है चेंजिंग टेम्परेचर के साथ, वहां थोड़ा कम होता है, अदरवाइज सेम। ऐसा क्यों? देखिए होता क्या है, अंदर क्या है दोनों में, यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज आपने किया तो रिलैक्सेशन टाइम यहाँ क्या काफी कम हुआ कंडक्टर्स में। एलॉय, जब आप एलॉय की बात करते हैं तो वहाँ रिलैक्सेशन टाइम कम होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, इसलिए रेजिस्टिविटी थोड़ा इंक्रीज होती है, इसलिए रेजिस्टेंस थोड़ा इंक्रीज होता है। तो घूम फिर के कहने का मतलब है मेटल्स में एंड एलॉयज में आपका क्या रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, यहाँ सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोलाइट में आपकी डिक्रीज होती है। यहाँ पे रो भी डाल लीजिए, विस्कोसिटी डिक्रीज हुई तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई, रेजिस्टिविटी डिक्रीज हुई मतलब रेजिस्टेंस डिक्रीज हुआ। दिस वाज ऑल अबाउट इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं तो आइए कंडक्टर के लिए स्टडी करते हैं। यानी इतना समझ में आ गया, मेरे पास एक मेटल है, मेरे पास लेट अस सपोज एक वायर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस है। अब अगर मैंने टेम्परेचर लेट अस सपोज ये रूम कंडीशन में है,
अब अगर मैंने इसका टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया या 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया तो इसका रेजिस्टेंस डेफिनेटली चेंज होने वाला है, यानी टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो रहा है इसका रेजिस्टेंस। तो आइए फर्दर स्टडी करते हैं। आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट। अब ये आर नॉट क्या है? ओरिजिनल रेजिस्टेंस जितना था उस वायर का, मान लीजिए उस स्पेसिमेन का, वायर का या उस स्पेसिमेन का। अब आपको अभी आपने पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। टेम्परेचर बढ़ा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ जा रहा है। तो कहने का मतलब है रेजिस्टेंस इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डी। बात समझ में आ रही है? तो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर हम बोल सकते हैं R इक्वल्स टू सम कांस्टेंट अल्फा आर नॉट dt। ये हम लोग बोल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आइए अब देखिए, एक काम करते हैं, एक काम करते हैं। अब dr dt चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको क्या dr लिख रहा हूं, इसको भी dr लिख रहा हूं। चेंज इन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में कितना चेंज आ रहा है, तो देयरफॉर आपका जो dr है वो प्रोपोर्शनल टू ये। अब मुझे नेट चेंज निकालना है, तो डेफिनेटली मैं बोथ साइड इंटीग्रेट करने जा रहा हूं। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करूंगा? इनिशियल रेजिस्टेंस जिसको आर नॉट बोल रहे हैं, फाइनल रेजिस्टेंस जिसको क्या बोल रहे हैं, आर फाइनल। दिस इज द आर ओरिजिनल, दिस इज द आर ओरिजिनल। वैसे ही टेम्परेचर कहां से? ओरिजिनल टेम्परेचर या टी इनिशियल से टी फाइनल तक। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए। आइए क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल्स टू अल्फा। आर नॉट कांस्टेंट है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस से बाहर ले सकते हैं। अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन, वो भी कहां से कहां तक, जहां से तक भी इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, अभी यहाँ पे लिमिट रहने दीजिए। यहाँ पे आप समझिए, आपका ये जो फाइनल एक्सप्रेशन आया, वो फाइनल एक्सप्रेशन आपका ये निकल के आ चुका है। अब आप कहेंगे सर हमने तो पढ़ा था कि क्या आर, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल्स टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, हमने तो ये पढ़ा था। दैट मीन्स आर नॉट को आप उधर ले जाएंगे तो आप बोलेंगे हमने तो ये पढ़ा था आर नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। माय डियर फ्रेंड, ये और ये दोनों एक ही चीज है। द ओनली डिफरेंस, आप जब अल्फा को कांस्टेंट मान लेंगे, तब जब आप अल्फा को बाहर ले लेंगे, फिर dt को इंटीग्रेट करेंगे तो dt क्या हो जाएगा, डेल टी बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, आपने बाय डिफॉल्ट अल्फा को कांस्टेंट मान लिया है, लेकिन अल्फा हमेशा आपका कांस्टेंट नहीं होता है। अल्फा है क्या, अल्फा इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। लिख लीजिए कहीं पे, आपका अल्फा क्या है, अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस। आइए समझिए, तो आपका अल्फा देखिए, ये आपका वेरिएबल है जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो। तो आप जब ये वेरिएबल है तो आप इसे कांस्टेंट लेके बाहर कैसे मान सकते हैं, तो एक इंटीग्रेशन का साइन हमेशा इसमें चलना चाहिए। दिस इज द एक्चुअल रिलेशन। लेकिन अब थोड़ा सा आगे बात सुनिए, ये अल्फा जो होता है टेम्परेचर के साथ काफी कम चेंजेस होते हैं आपके इसमें अल्फा में। मींस टेम्परेचर के साथ अल्फा चेंज डेफिनेटली होता है, लेकिन इसमें काफी स्मॉल माइनर चेंज होता है। तो हम इन जनरल क्या कर लेते हैं, अल्फा को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिख रहा हूं, इफ अल्फा कांस्टेंट अगर आपने मान लिया है, इफ अल्फा कांस्टेंट, तो आपने अल्फा बाहर लिया, dt को इंटीग्रेट किया तो ये बन गया है, और उसके बाद आपने बाहर लिया तो ये बन चुका है। बात समझ में आ रही है? तो दिस इज वेरी फेमस रिलेशन। आर फाइनल क्या होगा, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी हमने चेंज इन टेम्परेचर कितना किया, 5 डिग्री बढ़ाया तो यहाँ पे 5 करेंगे, 15 बढ़ाया तो 15, एंड फाइनल रेजिस्टेंस इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। बात समझ आ रही है? अब देखिए यहाँ पे एक अल्फा की बात आ रही है, तो अल्फा के बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। आपका ये जो अल्फा है, ये आपका पॉजिटिव होता है किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए बोलिए या मेटल्स के लिए।
कंडक्टर्स एंड ये अल्फा आपका नेगेटिव होता है किसके लिए, किसके लिए, सेमी कंडक्टर्स के लिए, सेमी कंडक्टर्स। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। नाउ जो ये रिलेशन आपका निकल के आया है, दिस इज वैलिड फॉर बोथ कंडक्टर्स एंड सेमी कंडक्टर्स। क्यों? अल्फा की वैल्यू से आप डिफाइन कर लेंगे, अल्फा अगर नेगेटिव है तो सेमी कंडक्टर की बात चल रही है, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो किसकी बात चल रही है, तो बात चल रही है अल्फा पॉजिटिव तो कंडक्टर्स की बात चल रही है। इज इट क्लियर? आइए, इन अ सिमिलर मैनर हम एक और बात बोल सकते हैं, सिमिलरली आपका जो रेजिस्टिविटी होती है रो फाइनल, उसको भी आप इसी फॉर्मेट में ले सकते हैं, रो ओरिजिनल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब थोड़ा सा ही समझ लीजिए, तो क्या है ये, इन सेम फॉर्मेट उसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिंपल बन जाते हैं इन दोनों एक्सप्रेशन पे बेस्ड। सही है। अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, जब हम थोड़ा सुन लीजिए अदर देन स्टडी, जब हम dt को इंटीग्रेट करते हैं तो हम इसको डेल्टा t क्यों लिख देते हैं बच्चों? dt का मतलब है छोटा, डेल t का मतलब है डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में। अब देखिए ये है t इनिशियल, t फाइनल। जब आप dt को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका t फाइनल माइनस टी इनिशियल, यानी दो पॉइंट, फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट का डिफरेंस, उसी को तो आप डेल्टा लिखते हैं। डेल्टा मतलब डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, और ये वाला डी अगर बनाते हैं तो यानी स्मॉल, ये स्मॉल को रिप्रेजेंट करता है, ये डिफरेंस दो पॉइंट के बीच को, डिफरेंस को। इसलिए जब आपने इंटीग्रेट किया तो ये आया तो नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया, मतलब वही आ गया। बात समझ में आ रही है? तो ये छोटी छोटी चीज बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो साइड बाय साइड इनको भी सीखते जाइए। आइए समझिएगा बच्चों, समझिएगा, अभी हमने पढ़ा टेम्परेचर के साथ आपका क्या रेजिस्टेंस, किसी भी स्पेसिमन का है, किसी भी वायर का है, जिसकी भी आप बात कर रहे हैं उसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है टेम्परेचर के साथ। तो ये कहीं ना कहीं सोचिए जरा, ये तो एक हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मीन्स मेरे पास कोई लेट सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई एमोमीटर मान लीजिए, कोई और मशीन मान लीजिए, जो भी आप सोच सकते हैं, मेरा वो इस मशीन यहाँ प्रॉपर वर्क कर रही है। आपको पता है कोई भी मशीन डेफिनेटली किसी न कुछ रजिस्टर के साथ बनी होगी, क्योंकि एवरी मटेरियल है सम रेजिस्टेंस। कोई भी मशीन सोच लीजिए, कोई भी सोच लीजिए आप एक एमोमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, जितना आप सोच सकते हैं आप सोच लीजिए, तो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जो हैं आपके, डेफिनेटली उनमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। अब उसका रेजिस्टेंस यहाँ वो प्रॉपर रीडिंग दे रहा है, लेट अस सपोज इस कंडीशन में। अब मैं उसको राजस्थान अगर ले गया, यानी राजस्थान मीन्स हाई टेम्परेचर कंडीशंस में ले गया, लाइक सहारा ले गया, लाइक यूरोप ले गया, तो टेम्परेचर वहां की कंडीशन डिफरेंट आ रही है, तो टेम्परेचर के साथ वहां वो रीडिंग कोई दूसरी ही देने वाले हैं, तो मीन्स वहां आपको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ वहां आपका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको एक्चुअल रीडिंग नहीं मिल पाएगी। तो दिस इज अ ग्रेट प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है आपके किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। तो नेक्स्ट बात ये आई कि इसको कैसे अचीव किया जाए, मींस कैसे स्टेबल बनाया जाए, ताकि आपके इंस्ट्रूमेंट, आपने देखा होगा, ताकि आपके इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ प्रॉपर वर्क कर रहा है वो यूरोप में भी प्रॉपर वर्क करे, वो आपका अमेरिका में भी प्रॉपर वर्क करे, वो आपके पोल रीजन में भी प्रॉपर वर्क करे। तो यानी आपको रजिस्टर क्या बनाना पड़ेगा, स्टेबल, ताकि उसका रेजिस्टेंस बस थोड़ा बहुत वेरिएशन चलेगा, भी हद से ज्यादा रेजिस्टेंस उसका वेरी नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट टॉपिक वही है, स्टेबिलिटी ऑफ रजिस्टर। तो अब बात ये आती है इसको अचीव कैसे किया जाए। तो हम इसको कैसे अचीव करते हैं, ध्यान से सुनिए। अभी मैंने एक बात बताई थी, अल्फा फॉर कंडक्टर्स पॉजिटिव, अल्फा फॉर सेमीकंडक्टर्स नेगेटिव, यानी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक का रेजिस्टेंस बढ़ता है एक का घटता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने सोचा क्यों ना इनका यूटिलाइज किया जाए और स्टेबल रजिस्टर बनाने की कोशिश की जाए। तो क्या हुआ, हम क्या करते हैं एक्चुअल में, अब सुनिए, हम एक्चुअल में करते क्या हैं, दो मटेरियल लेते हैं, दो मटेरियल का हम क्या करते हैं, एलॉय बनाते हैं। एलॉय मींस मिक्सचर बनाते हैं घूम फिर के, एक मेटल ले लिया, एक सेमी कंडक्टर ले लिया, एक सेमी कंडक्टर, उनका एलॉय बना लिया। एक का अल्फा इंक्रीज होगा, एक का डिक्रीज, यानी एक का रेजिस्टेंस बढ़ेगा एक का घटेगा, तो घूम फिर के ओवरऑल उसका क्या रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। तो अगर उसका ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है तो हमारे रजिस्टर क्या है, तो हमारे रजिस्टर क्या, इंस्ट्रूमेंट क्या प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। बात इतनी समझ में आई, इतनी बात
क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ रजिस्टर। क्लियर है? आइए समझते हैं। जितनी भी मैंने कहानी बोली, जितना भी आपको समझ में आया, ये आप खुद से नोट्स बना लीजिएगा। आइए इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूं मैं। अल्फा आपका क्या पॉजिटिव होता है, अल्फा क्या नेगेटिव होता है। ये होता है कंडक्टर्स के लिए, कंडक्टर्स के लिए। ये होता है किसके लिए? सेमी कंडक्टर्स के लिए। अब इन दोनों को यूज करके we create alloy of these two. We create mixture of these two to achieve क्या? स्टेबल रेजिस्टेंस, ताकि हमें स्टेबल रेजिस्टेंस मिल सके। आइए समझिए, एक एग्जांपल करते हैं। अगर आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एग्जांपल ये है। आइए एक एग्जांपल, बहुत दिन से कोई एग्जांपल नहीं किए, आइए देख लेते हैं। आपको दिया हुआ है क्या? एग्जांपल है 2 rods with alpha 1 alpha 2 rho 1 rho 2 मीन्स उनका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है और रेजिस्टिविटी है। मीन्स पहली रॉड आपकी ये है, लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट रॉड एंड दिस इज द सेकेंड रॉड। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए मैं मान ले रहा हूं, लेट अस सपोज इसकी लेंथ L है, सिमिलरली इसकी भी लेंथ L है। आप लोगों को दिया हुआ है कि इसकी रेजिस्टिविटी ρ1 है एंड थर्मल एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस अल्फा 1 है, दिस इज ρ2 एंड अल्फा 2। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड condition so that total resistance of system, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम remains constant, remains क्या? कांस्टेंट। रेजिस्टेंस टोटल कांस्टेंट रहे तो इसके लिए वो कह रहा है क्या अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशनशिप रहनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आपका ओवरऑल रेजिस्टेंस इस सिस्टम का कांस्टेंट रहे। देखिए यहाँ पे अलग अलग रॉड ले रहे हैं और कंडीशन निकाल रहे हैं। आइए बाद में बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है रेजिस्टेंस हमें कांस्टेंट रखना है, तो R1 प्लस R2, R1 इसका R2 इसका, आपका ये कांस्टेंट रहना है, यानी इनिशियल रेजिस्टेंस का टोटल सम इसका। अब फाइनल जो हुआ R फाइनल जो हुआ, यानी R डैश लिख देता हूं फाइनल वाले को, 1 का प्लस R फाइनल जो हुआ 2 का, टोटल जोड़ के इन दो को जोड़ के आपका बासन नारियल बराबर रहना चाहिए। अब R1 क्या है? R1 को मान लेते हैं क्या है? R इक्वल टू, चलिए मान लीजिए, लिख लीजिए रो, या लास्ट में लिखोगे, चलिए लास्ट में लिखिएगा। तो R1 क्या होता है? R फाइनल, R डैश मतलब R फाइनल लिख लीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो, R फाइनल। अब फाइनल क्या होता है? ओरिजिनल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, लेट अस सपोज डेल्टा टी, दिस इज योर डेल्टा टी, बात समझ आई? प्लस वैसे ही R2 फाइनल क्या होगा, यानी R2 ओरिजिनल 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, यही होगा। बात समझ में आ रही है? आइए यहां से क्या आया? R1 प्लस R2। अब ये R1 से R1 कैंसिल हुआ, यहाँ क्या आया? R1 अल्फा डेल्टा टी, यहाँ क्या आया? R2 अल्फा डेल्टा टी, यही आया। R1 से R1 कैंसिल हुआ तो लिख लीजिए यहाँ क्या आया? 0 इक्वल्स टू R1 अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस R2 अल्फा 2
डेल्टा टी। यही आया, बात समझ में आ रही है। R1 से R1 हुआ कैंसिल, R2 से R2 हुआ कैंसिल, तो आपका ये बचा। अब R क्या होता है, रो L अपॉन ए लिख लीजिए, क्योंकि आपको आंसर किस में देना है, रो के टर्म में देना है। रो L1 यानी LL आपने इक्वल माना था, रो L अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मुझे सेम दिखाई दे रहा है, इंटू अल्फा 1 डेल्टा टी प्लस रो 2 अल्फा 2 रो L अपॉन ए इंटू अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए L बाई ए एंड डेल्टा टी कॉमन दिख रहा है, तो इसे कैंसिल कर सकते हैं, L बाई ए डेल्टा टी, L बाई ए डेल्टा टी। तो फाइनल कंडीशन क्या आई आपकी, रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। तो फाइनल कंडीशन जो ये जानना चाह रहा है, तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। तो फाइनल कंडीशन जो निकल के आ चुकी है वो है रो 1 अल्फा 1 प्लस रो 2 अल्फा 2 इक्वल्स टू 0। जो ये रिलेशनशिप जानना चाह रहा है, रो 1 रो 2 अल्फा 1 अल्फा 2, दिस इज द रिलेशनशिप। अगर ऐसा होता है तो क्या इस सिस्टम का रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहने जा रहा है। देखिए यहाँ पे तो हमने ऐसे सॉल्व किया, लेकिन एक्चुअल में ये स्टेबल रेजिस्टेंस को कैसे अचीव किया जाता है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन दोनों के मिक्सचर को मिक्स किया जाता है, मीन्स कि एलॉय फॉर्मेट मिक्स किया जाता है प्रॉपर्ली, तो वो मटेरियल का आपका रेजिस्टेंस बनाया जाता है, जिसका रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है। बात समझ आ रही है। दिस वॉज ऑल अबाउट स्टेबल रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को इतना सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं या मेल में लिख के भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।